नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 3 के अंतर्गत अभ्यास 3.3 के प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें पहला बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है कि सर, क्या शेर वाकई इतना चालाक होता है? यह बच्चा अपने अध्यापक से यह प्रश्न पूछ रहा है। तो यह प्रश्न किस बात का संकेत है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जब हम बच्चे को कोई कहानी सुना रहे होते हैं या अध्याय में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते हैं और बच्चा उस टॉपिक से जुड़ा प्रश्न हमसे पूछता है, तो इसका मतलब यह है कि वह हमारी बात को समझने का प्रयास कर रहा है। सीधी सी बात है। अब इसमें वही बात यहाँ विकल्प के रूप में कहा गया कि बच्चा कहानी को दोहराना या पुनः सुनना चाहता है, या बच्चा कहानी के केवल उस पात्र में रुचि ले रहा है। विकल्प सी में दिया गया बच्चा कहानी के भाव और तर्क को जोड़कर सोच रहा है, तभी तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है। इसमें सीधा साधा विकल्प सी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बच्चा उब रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ पर नहीं होगा, विकल्प सी यहाँ सही होगा। अब अगला प्रश्न है, सुनना एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? इस पर आप उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने उत्तर को लिखने का प्रयास किया गया है, हमारे द्वारा किया गया है, और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सुनना एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे हमने कहा कि सांप कक्षा में, तो बच्चे के दिमाग में छवि बन गई कि सांप है, और उसका दिमाग उस बच्चे को यह सलाह देगा कि तुरंत बाहर निकलो क्योंकि सांप हमें काट भी सकता है। तो पूरे दिमाग में उसके एक सीन चला और वो तुरंत कक्षा से बाहर आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब एक शब्द को सुना बच्चा और उसके बाद उससे संबंधित प्रक्रिया मानसिक उसके दिमाग में बनी, है ना। अब घंटा बजा, घंटे की बजने की आवाज को बच्चे ने सुना और तुरंत अपना टिफिन निकालता है और दौड़ता हुआ फिर वो चला जाता है। तो सुनने से ही तो ये प्रक्रिया हो रही है। बच्चे ने घंटी को सुना और उसके बाद उसे यह स्पष्ट हो गया कि मैं जाकर मुझे भोजन मिलने वाला है, और उसके बाद वो दौड़ता हुआ जाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि सुनने के बाद बच्चे के मन में एक इमेज बनता है, मन में एक कार्रवाई होती है। ठीक है, और उसी के अनुसार बच्चा आगे कार्य कर रहा होता है। और भावनात्मक प्रक्रिया भी है। ठीक है, भावनात्मक मतलब क्रोध, अगर ऐसा कोई शब्द है जिसमें क्रोध प्रकट होता है तो बच्चा उसको समझता है। अगर कोई दुख प्रकट करने वाली बात है, कोई कहानी अगर हम बच्चे को सुना रहे होते हैं, कोई चर्चा कर रहे होते हैं, अगर हमारी बात में दुख है तो बच्चा दुखी महसूस करता है। अगर हमारी बात आनंद करने वाली है तो बच्चा खुशियां भी बनाता है। तो कहीं ना कहीं वो सुनने से ही संभव है। तो कैसे इसको हम कह सकते हैं और बेहतर तरीके से, आइए उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि सुनना केवल कानों से ध्वनियों को या शब्दों को ग्रहण करना नहीं है कि बच्चा कान से सुन ले रहा है, बल्कि यह एक जटिल मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। जब कोई बच्चा किसी व्यक्ति की बात को सुनता है तो वह केवल शब्दों को नहीं सुनता है, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए भाव को, उद्देश्य को, कि किस उद्देश्य से यह बात कही गई है, अर्थ और संदर्भ और संदेश को भी समझने का प्रयास करता है। जैसे हमने कहा कि कल छुट्टी है, तो बच्चा हमसे ये भी पूछता है कि सर किस लिए छुट्टी है, क्यों छुट्टी है। मान लीजिए कि बच्चा सोमवार के दिन जब रविवार की छुट्टी मनाकर सोमवार को विद्यालय आने आ रहा है, हमने कहा कि मंगलवार को छुट्टी है, तो बच्चा फिर कारण जानने का प्रयास करता है। वो ये आपकी बात को सुना कि छुट्टी है तो क्यों छुट्टी है। ठीक है, अर्थ को समझने का प्रयास करता है जब हम कोई बात उसको बता रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे का मन, मस्तिष्क, अनुभव, कल्पना, भावनाएं तथा तर्क सभी एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, सभी एक साथ कार्य करने लगते हैं किसी बात को सुनने के बाद। ठीक है, सुनने के दौरान हमारा मस्तिष्क सुनी हुई बातों का विश्लेषण करता है, उन्हें अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ता है। जैसे बच्चे को यह पहले से पता है कि सोमवार को तो छुट्टी नहीं होती है या मंगलवार को तो छुट्टी नहीं होती है, तो सर जी ने क्यों कहा कि मंगलवार को छुट्टी, उसको पूर्व अनुभव है ना, तो पहले का उसका अनुभव है या ज्ञान है कि हाँ मंगलवार को छुट्टी नहीं होती, लेकिन अब छुट्टी क्यों हो रही है, तो वो विश्लेषण कर रहा होता है, दिमाग में सोच रहा होता है क्या कोई त्यौहार है, क्या अच्छा लग रहा है, कोई ये त्यौहार है, इस वजह से छुट्टी हो रही है। तो फिर वो आपसे पूछेगा सर क्यों छुट्टी है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे अपने दिमाग में पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जो भी बात है उनके बारे में राय बनाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कही गई बात सही है या नहीं, उसका क्या अर्थ है, उससे हमें क्या सीख मिलती है और हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इसका मतलब सुनना केवल ऐसा नहीं है कि शारीरिक क्रिया है, बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है। सुनने के बाद दिमाग में एक कार्रवाई होती रहती है, बच्चा कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, कार्य कर रहा होता है दिमाग में। ठीक है, और उसके बाद फिर वह प्रतिक्रिया देता है। सुनना एक भावनात्मक प्रक्रिया भी है, क्योंकि सुनते सुनते वक्ता की भावनाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमसे कोई दुख भरी बातों को प्रकट कर रहा है तो हम उसके दुख में दुखी होते हैं। अगर वह कोई प्रसन्नता की बात करता है तो हम उसके प्रसन्न होने पर प्रसन्न भी होते हैं। तो इस प्रकार से हम उस शब्दों के साथ साथ उसकी खुशी, दुख, चिंता, उत्साह या क्रोध जैसी भावनाओं को महसूस करते हैं। यही कारण है कि एक अच्छा श्रोता केवल शब्द को सुनता नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे छिपे भावों को भी समझता है। जैसे हमने बच्चे को एक कहानी सुनाई, कक्षा में शेर और सियार की कहानी सुनाया, तो बच्चा केवल कहानी के शब्द को नहीं सुना, बल्कि पात्रों के व्यवहार, घटनाओं के कारण और कहानी के संदेश पर विचार करता है। ठीक है, पूरी की पूरी कहानी पर बच्चा अपने विचार को रखता है।
और बच्चा प्रश्न पूछता है कि सर क्या शेर वाकई इतना चालाक होता है? उस अध्याय से, उस कहानी से जुड़ा प्रश्न अगर बच्चा पूछ रहा है तो यह दर्शाता है कि वह कहानी को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, अपने अनुभव और तर्क से उसे जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जब कोई बच्चा माँ के प्रश्न आज स्कूल में क्या हुआ को सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता बल्कि उसमें छिपे स्नेह और संवाद के निमंत्रण को भी महसूस करता है, और बच्चा फिर उस माँ को अपनी बताता है कि हाँ क्या क्या आज विद्यालय में हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि सुनना एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति केवल ध्वनि ग्रहण नहीं करता बल्कि सोचता है, समझता है, विश्लेषण करता है, भावनाओं को महसूस करता है और उचित प्रतिक्रिया भी देता है। यही सुनने की वास्तविक और सार्थक प्रक्रिया है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आइए हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। सुनने के दौरान कौन सी आंतरिक प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं? कोई 3 उदाहरण देना है आपको। सुनने के दौरान आपके दिमाग में कौन कौन सी चीजें चल रही होती हैं? तो देखिए, सुनना अभी हमने चर्चा किया कि केवल ध्वनि को ग्रहण नहीं करना है बल्कि इसके दौरान हमारे मस्तिष्क में अनेक मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे हम सुन रहे होते हैं तो एक प्रकार से हमारे दिमाग में सुनने की, जो भी सुन रहे होते हैं उसका अर्थ भी निर्माण करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, भावनात्मक लगाव हमें होता है, हम उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। ठीक है, हम अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर रहे होते हैं, उसका विश्लेषण कर रहे होते हैं। ये सभी आंतरिक प्रक्रियाएं होती हैं। जब बच्चा भी अपने इस संबंधित घटनाओं को देखता है तो वो भी विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा होता है। तो वही बात है, ये सभी प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं। अर्थात जब हम किसी की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस जानकारी को समझने का प्रयास करता है, परखने का, उसके बारे में निर्णय लेने का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार सुनना एक सक्रिय और विचारशील प्रक्रिया है। अब कौन कौन सी आंतरिक प्रक्रियाएं हैं? सबसे पहले सोचना। जैसा कि हमने कहा कि जब हम कोई बात सुन रहे होते हैं तो हम उस पर अपने विचार भी बना रहे होते हैं, सोच भी रहे होते हैं। तो सोचना, सुनते समय हम सुनी गई बातों के बारे में एक आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, पहली प्रक्रिया होगी, इसको आप लिख सकते हैं। उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं कि कही गई बात सही है या नहीं, और उसके लिए हमारा क्या महत्व है। जब एक बच्चे अपने दूसरे बच्चे से करेंगे कल छुट्टी है तो बच्चा उसको समझेगा, उसको भी यकीन नहीं होगा तो वो आपसे पूछेगा, सर जी ये कह रहा है कि कल छुट्टी है, बताइए सही बात है कि गलत। वो आपसे इसका क्लैरिफिकेशन लेने का प्रयास करता है। तो वह उसे जब किसी बात का भरोसा नहीं होता है तो दिमाग में वो सोच रहा होता है ये बात सच है, नहीं सच है, ये जानकारी गलत है, अधूरी है। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न बच्चे के मन में बनते हैं, जैसे क्या यह बात सच है, यह जानकारी मेरे लिए नई है, इस प्रकार से। दूसरा, बच्चा विश्लेषण भी कर रहा होता है। ठीक है, एनालिसिस करता है किसी भी बात का। ठीक, जिसे सुनते समय हम नई जानकारी की तुलना अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव और पहले सुनी हुई बातों से करते हैं। इससे हम बातों की सत्यता और तर्क संगतता को समझने में हमें मदद मिलती है। आप उदाहरण के कल तो कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। यह बात पहले पढ़ी गई जानकारी से मेल खाती है या नहीं खाती है। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा ना, छुट्टी की बात कर रहे थे तो बच्चा पहले के अनुभव का प्रयोग कर रहा होता है कि नहीं, सोमवार को, मंगलवार को तो स्कूल खुला रहता है, तो रविवार को विद्यालय बंद रहता है। अगर आपने कहा कि रविवार को भी स्कूल आना है, कभी कभी हमें सरकार निर्देश देती है, तो बच्चे फिर ये कहते हैं ना दिमाग में उनके कि अरे सर रविवार को तो स्कूल बंद रहता है। तो हम कहते हैं नहीं, इसमें हमारी कोई ऐसी योजना है या किसी का जन्मदिन मनाने की योजना है, हम बच्चों को बता रहे होते हैं और इस बार बच्चे उसको मतलब फॉलो करते हैं। इस प्रकार से अभी हमारे दिमाग में बन रहा है, किसी भी बात को सुनने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, आगे निष्कर्ष भी निकालना जाता है। सुनने के बाद हम सुनी गई बातों के आधार पर अपनी समझ को विकसित करते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया निर्णय लेने में सहायता करती है। यह बात सही लगती है लेकिन पूरी तरह नहीं। बच्चा इस प्रकार से सोचता है। इस कहानी से हमें ईमानदारी का संदेश मिलता है। यानी कोई बच्चा कहानी सुन लेता है और उसके बाद कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालता है कि हाँ, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक, शेर और खरगोश की कहानी बच्चा सुन लिया और जब देखा कि शेर जो है खरगोश ने उसको कुएं में गिरा दिया और खरगोश की और पूरे जंगल के सभी जानवरों की जान बच गई, तो फिर हम बच्चा यह कहता है कि वो निर्णय लेता है, निष्कर्ष निकालता है कि खरगोश काफी बहादुर है, काफी एक प्रकार से चालाक भी है, हमें भी इस प्रकार से बहादुरी से काम करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से बच्चे निष्कर्ष निकालते हैं। अन्य प्रक्रियाएं भी आप लिख सकते हैं सर, भाव ग्रहण करना, राय बनाने का प्रयास करना, प्रतिक्रिया देना। सुनने के बाद आपके दिमाग में या बच्चे के, श्रोता के दिमाग में कौन कौन सी बातें, अंतर्क्रियाएं होती हैं, हमने 3 लिख दिया, 3 और है, इस पर भी आप विस्तृत उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए चौथा प्रश्न। इसमें निष्कर्ष वगैरह है, ये सब आप समझते हैं, मैंने इसको आपको बताया कई बार। आपके अनुसार कक्षा में सुनना और पढ़ना एक साथ सक्रिय होते हैं, कैसे? कोई उदाहरण देकर समझे। हम जब बच्चे को कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बच्चे को सुना रहे होते हैं तो बच्चा सुनता ही है। जैसे हम बच्चे को सुना रहे हैं, टर्निप वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कोई भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर अगर बच्चे को लग रहा है तो वो आपकी बात को सुनेगा भी और सुनने के साथ साथ पढ़ेगा भी। ठीक है, जब हम कहानी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करके बच्चों को सिखा रहे होते हैं, तो बच्चे हमारी बात को सुनने के साथ साथ किताब में
उंगली रख के जो शब्द को पढ़ते रहते हैं। तो ये सुनना और पढ़ना एक साथ नहीं हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो उदाहरण है, यही आपको उदाहरण देना है। तो देखिए कक्षा में सुनना, इसको मैंने बहुत छोटे में समझा दिया है, आप इसको और विस्तृत लिख सकते हैं कि हम कोई अध्याय पढ़ा रहे हैं और अध्याय को पढ़ाते समय हम जब इंटरेस्टिंग स्टोरी कोई आ जाती है, जैसे मान लीजिए बंदर और मगरमच्छ की कहानी आ गई कि दोनों में गहरी दोस्ती थी, हम उसको लाइन वाइज पढ़ाते हुए चल रहे हैं और बच्चे चूंकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उस कहानी को सुनते हुए और शब्द को समझते हुए पढ़ते हुए चल रहे हैं। ये एक सीधा साधा उदाहरण है। तो वही बात है, तो सुनना और पढ़ना एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब शिक्षक किसी पाठ को, कविता को या कहानी का वाचन करते हैं तब बच्चे उसे सुनते भी हैं और पुस्तक में देखकर पढ़ते भी हैं। इससे वे क्या सीखते हैं? शब्दों का सही उच्चारण सीखते हैं, अर्थ को समझते हैं और वाक्य संरचना को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्य वो जा रहा, हमने लिख दिया, छोड़ दिया, तो बच्चा अपने मन से ही समझेगा कि है या था बोलेगा। ठीक है, वो इस प्रकार से वाक्य संरचना को समझते हैं। जैसे शिक्षक कक्षा में सिंह और चूहा कहानी पढ़कर सुनाते हैं और बच्चे अपनी पुस्तकों में उसे देखते हुए पढ़ते हैं, तो वे एक साथ श्रवण और पठन दोनों कौशलों का अभ्यास करते हैं। इससे उनकी समझ और भाषा की दक्षता में वृद्धि होती है। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी देख लिया। अंतिम प्रश्न और है, आई थिंक ये 5वां प्रश्न अंतिम है। कक्षा में सुनने के कौशल को मजबूत करने के लिए आप कौन सी 2 गतिविधियां करेंगे? गतिविधियां बहुत सी हम लोगों ने डिस्कस की हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसा कौन सा कार्य करेंगे कि बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुनने लगे, श्रवण कौशल का विकास हो? तो आप कोई कहानी सुना दीजिए, आप कहानी सुनाइए। ठीक, जब आप बच्चे को कहानी सुनाएंगे अभिनय करवाइए कोई। ठीक है, एक बच्चे को आप दुकानदार बना लीजिए, एक बच्चे को आप खरीदने वाला बना लीजिए, ग्राहक बना लीजिए। दोनों बच्चे आप डिस्कस कर रहे हैं, रियल लाइफ सिचुएशन के सामने रख दीजिए कि तुमको ये काम करना है। अब बच्चे आपसे बातचीत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अन्य बच्चे बहुत एकाग्रचित होकर उसकी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भूमिका निर्वाह जब बच्चे करते हैं तो भी उन बातों को सुनते हैं। आपने बच्चों से कह दिया कि चलो हम कहानी सुनाते हैं, कहानी सुनाएंगे, प्रश्न पूछेंगे। आप अध्यापक ने बच्चों को एक रोचक कहानी सुनाई, बाद में उससे संबंधित प्रश्न पूछे। अब चूंकि कहानी है तो बच्चे निश्चित रूप से, हमारे प्रारंभिक अवस्था के बच्चे हैं, 1-2-3 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, कहानी को गहराई से समझते हैं, मतलब ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो कहानी को सुने और उसके बाद आपने कहा कि चलो बच्चों अब तुम लोग अपनी कहानी इसी बात को अपनी भाषा में सुनाओ या समझाओ। तो पहली बात तो ये है कि बच्चा समझेगा आपकी बात को तो वो अपनी कहानी को सुना पाएगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो निश्चित रूप से वो कहानी को समझा नहीं पाएगा, फिर दोबारा रिवाइज नहीं करवा पाएगा। तो बच्चे सुनने के लिए हम बच्चे के सामने एक बेहतर कहानी जो बच्चे के लिए अच्छी हो, बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो, हम उसके सामने रखेंगे। अब हम बच्चे को महासागर के बारे में पढ़ाने लगेंगे, देखो भारत में अरबियन सी है, हिंद महासागर है, अब ये सब बच्चे को बताएंगे तो बच्चा नहीं सुनेगा हमारी बात को, उसको समझ में नहीं आएगा। तो जब बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में चीजें रहेंगी वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। तो हम बच्चे को कहानी सुनाएं, भूमिका आपने करवाएं। ठीक है, इनके माध्यम से बच्चे जो है श्रवण कौशल का विकास बच्चों में तेजी से होता है। इस प्रकार से आपने अभ्यास 3.3 के प्रश्नों को देख लिया। अगले वीडियो में इसी अध्याय के अगले पॉइंट पर हम आएंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।